एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। मैं पिछले वीडियोज में आप लोगों को व्याकरण की परिभाषा बतलाया था और मैं आज व्याकरण की अंग बतलाने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं व्याकरण की अंग की ओर। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य, यानी व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। कहीं कहीं किताबों में एक 3 ही आपको मिलेंगे, जैसे वर्ण मिलेगा, शब्द मिलेगा और वाक्य मिलेगा। लेकिन हम व्याकरण को 4 भागों में ही बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ण की ओर चल रहा हूं। आखिरकार ये वर्ण क्या है? वर्णमाला में वर्ण की परिभाषा होती है। मैं वर्ण की परिभाषा बतला देता हूं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम किसी भी भाषा को लेते हैं, जैसे हिंदी की भाषा को में से हम एक वर्ण लिए क और अंग्रेजी से हमने लिया ए। अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो इसमें से इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ए को हम तोड़ देते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब मैं वर्ण की ओर चल रहा हूं। वर्ण जो होता है ना, इसमें एक ध्वनि होता है। ध्वनि यानी जिसे हम लोग साउंड कहते हैं। साउंड वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं, मुख से जब अपने उच्चारण करते हैं तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ध्वनि जो होता है वर्ण का मौखिक रूप होता है। ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप होता है। ध्वनि वर्ण का क्या होता है? मौखिक रूप होता है। और ये नीचे से ऊपर, और जब हम इस ध्वनि को लिख देते हैं तो ये वर्ण ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है। यानी ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। यानी ध्वनि को जब हम बोलते हैं और जब उसे हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? लिखित रूप। लिखित जब हम इसे बोलते हैं तो लिखित रूप कहलाता है। और जब हम ध्वनि को मुख से बोलते हैं यानी मौखिक रूप में बोलते हैं तो वो ध्वनि जो होता है ना, वो ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप कहलाता है। और जब ध्वनि को हम लोग लिख देते हैं तो वर्ण ध्वनि जो होता है वर्ण का लिखित रूप हो जाता है जब हम इसे लिखते हैं। तो ऊपर से नीचे एक बार और समझ लीजिए। ध्वनि वर्ण का क्या होता है? मौखिक रूप, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। शब्द, ये जो शब्द है, हम लोग जब 2 वर्णों को एक साथ मिला करके हम जब लिखते हैं, जब 2 वर्णों को एक साथ हम मिला करके लिखते हैं और जो उसमें सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी वर्णों के संयोग से, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से जो भी सार्थक अर्थ प्रदान करता है, यानी जो हमें सार्थक अर्थ मिलता है, वही शब्द कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखलाता हूं। जैसे मान लीजिए कि क मैंने लिखा, एक वर्ण लिया, म लिया और यहाँ पर मैंने ल लिया। यानी अलग अलग वर्णों को जब हम एक साथ जब मिलाते हैं, संयोग करते हैं, यानी कमल। तो हमने यहाँ पर कमल, यानी कमल का एक पुष्प है, यानी कमल जो है एक पुष्प है, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसलिए सबसे पहली चीज है कि जिन
शब्दों का सार्थक अर्थ निकलता है। जब हम दो वर्णों को एक साथ जोड़ करके यानी मिला करके लिखते हैं तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई न कोई एक निश्चित अर्थ होता है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई न कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, यानी बिल्कुल उसका कोई न कोई अर्थ निकलता ही है, तब उसे हम सार्थक कहेंगे। और इसके साथ ही होता है तब हम निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो निरर्थक वैसे शब्द को कहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। उसका भी मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे हड़हड़, गड़गड़, तड़तड़, फड़फड़, खुरखुर, सुरसुर, धुरधुर। अगर आपके घर में चूहा कहीं खुरखुर खुरखुर कर रहा है और उसी समय बच्चा भी कोई वर्क लेकर कर रहा है, उसमें आवाज आ रही है खुरखुर की, तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि बच्चा कर रहा है या चूहा कर रहा है। ठीक उसी तरह बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अगर आप जैसे ही आवाज आती है और उसी समय कोई बाइक जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि बादलों की गरज की आवाज है या बाइक की आवाज। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द हम उसे कहते हैं जिसका कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी जिसका अर्थ निकलता है। और निरर्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब हम शब्दों को अलग तरीके से देखते हैं। शब्द कितने होते हैं? शब्द को हम देखेंगे, शब्द को हम तीन भागों में बांटते हैं। उसके तीन तरह से हम लोग बांटते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आता है इतिहास, यानी इतिहास या स्रोत के आधार पर। इतिहास या स्रोत के आधार पर। फिर आता है रचना एवं बनावट के आधार पर। और तीसरा आता है अर्थ के आधार पर। शब्द को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो शब्द को हम तीन तरह से देखते हैं। सबसे पहला है इसका इतिहास के आधार पर, यानी जब से उसकी उत्पत्ति हुई है शब्द की। तो इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। बहुत सारे कंपटीशनों में पूछी जाती है कि शब्द के कितने अर्थ के आधार पर, शब्द उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन है? तो देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव और संकर शब्द। कौन कौन है? शब्द के कौन कौन से हैं स्रोत के आधार पर? तो देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव और संकर शब्द। कौन कौन है? तो देशज, विदेशज, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और संकर शब्द। अब आती है रचना एवं बनावट के आधार पर। रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब बात आती है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे पहले आता है पर्यायवाची शब्द। कौन आता है? तो पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द जिसका बहुत सारे अर्थ हो। इसके बाद विपरार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, युग्म शब्द, ये सब शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मैं आगे पढ़ता हूं। यह शब्द और पद दोनों है एक ही, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है तो मैं बतला रहा हूं। अब मैं शब्द को भी खत्म करता हूं। अब मैं चलता हूं पद की ओर। पद जो है, अब मैं एक एक शब्द को लिखता हूं। जैसे मैंने सिंगल सिंगल लिखा, अलग अलग। जैसे मैंने यहां पर लिख लिया नमन, मैंने यहां लिखा नमन, है ना, सेव, और यहां मैंने लिखा खाता। क्या लिखा? खाता। मैंने यहां अलग अलग लिखा, यानी सिंगल में लिखा नमन, सेव, खाता। यानी ये आपको अलग अलग देखने पर ये बिल्कुल ही शब्द लग रहा है। क्या लग रहा है? ये बिल्कुल ही आपको शब्द लग रहा है। लेकिन जब इनको एक साथ
जब हम एक साथ वाक्य में जब हम जोड़ते हैं, इसको पद के रूप में लिखते हैं, यानी एक साथ जोड़ करके लिखते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे नमन सेव खाता है। अब इस वाक्य में जो नमन है ना, अब ये शब्द नहीं रह गया। यहां पर सिंगल में ये नमन शब्द था, सेव भी शब्द है, खाता भी शब्द है, लेकिन जब हम इसको एक साथ लिखते हैं तो जब ये वाक्य में जब आता है पद में, तो नमन जो है ना, अब इसको एक पदवी मिल रही है। पदवी क्या चीज होती है मैं बतला रहा हूं। जैसे आप 1 क्लास से लेकर 10th क्लास सभी आप पढ़ाई पूरी कर देते हैं, और जब कोई अधिकारी बन जाते हैं तो आपको एक पदवी मिलती है। आपको क्या मिलती है? एक पदवी मिलती है, और उस पदवी में बहुत सारे चीज मिलते हैं। आपको गाड़ी मिलेगा, रेड बत्ती मिलेगा, बहुत सारे चीजें मिलेंगे, सारी फैसिलिटी मिलेगी सरकार की तरफ से। ठीक उसी तरह इस वाक्य में ये अब शब्द न रह करके अब ये वाक्य में नमन सेव खाता है। तो कौन सेव खाता है? नमन खाता है। तो ये वाक्य में किस स्थान पर प्रयोग हुआ है और ये नमन है क्या? इसको किस चीज की पदवी मिली? तो नमन जो है यहां पर ये नमन संज्ञा है। अब इसको वाक्य में इसका क्या पदवी मिला? इस वाक्य में नमन को दूसरा पदवी क्या मिल रहा है? तो दूसरी पदवी, यानी वाक्य में किस स्थान पर है? नमन सेव खाता है, तो इस वाक्य में यह किस स्थान पर नमन है? तो कर्ता के स्थान पर है, कर्ता की पदवी मिली। फिर आता है कि नमन एक वचन है कि बहुवचन है। तीसरा इसको मिला एक वचन है, तो हम यहां लिख देंगे एक वचन। फिर इसे और हम देखेंगे कि इसको तो अभी तक 3 पदवी मिल गई, यानी वाक्य में ये संज्ञा के स्थान पर है। पहला पदवी मिला संज्ञा, और दूसरा पदवी क्या मिला? वाक्य में इसका किस स्थान पर प्रयोग हो रहा है? तो कर्ता के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। नमन क्या है वाक्य में? तो एक वचन है। अब नमन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ये नमन जो है पुल्लिंग है। नमन क्या है? पुल्लिंग। तो ये 4 पदवी मिल चुका। तो पद में हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम किसी भी शब्द को अलग अलग लिखते हैं, यानी सिंगल लिखते हैं, तो हमें बिल्कुल ही ये शब्द नजर आता है। लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं पद में, वाक्य में, तो इसका एक स्थान होता है। वाक्य में एक स्थान मिलता है, यानी इसकी एक पदवी मिल जाती है। तो इस वाक्य में नमन सेव खाता है, तो कौन सेव खाता है? तो नमन। तो एक नमन इस वाक्य में क्या है? इसको सबसे पहला पदवी क्या मिला? संज्ञा की मिली। वाक्य में किस स्थान पर प्रयोग हो रहा है नमन? तो कर्ता के स्थान पर। फिर वाक्य में एक क्या है? तो एक वचन है। फिर नमन को देखेंगे कि आखिर ये है क्या? तो एक पुल्लिंग है। इस तरह से यह शब्द न रह करके पद में चला जाता है। जब हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, पद पढ़ लिया, अब हम वाक्य के बारे में जानते हैं कि आखिर ये वाक्य क्या है। तो जब हम कई सारे शब्दों को एक साथ मिला करके उसे एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? जब कई सारे शब्दों को जब हम एक साथ मिला करके एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक अर्थ का मतलब होता है यानी जिसका कोई न कोई एक निश्चित अर्थ हो, यानी जिसका कोई न कोई मतलब निकलता हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं, नमन घर जाता है। नमन घर जाता है। इस वाक्य में जो नमन नाम का एक जो व्यक्ति है,
जो पीछे जो है नमन नाम का व्यक्ति, यानी वो घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो घर जा रहा है। यानी कि इस वाक्य में जो पीछे जो नमन नाम का व्यक्ति जो इस पीछे, इसका जो मतलब निकल रहा है कि नमन व्यक्ति, जो नमन नाम का व्यक्ति है वो अपने घर की ओर जा रहा है। यानी हमें पता चलता है कि नमन नाम का व्यक्ति बिल्कुल घर की ओर जा रहा है। यानी इसका सार्थक अर्थ हमें पता चल रहा है, यानी इसका पूर्ण भाव हमें मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसे हमेशा याद रखिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।